तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका सब्जेक्ट ही काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। मूवी का नाम है द केरला स्टोरी। एंड आई मस्ट से मेकर्स में इतना गट्स है कि उन्होंने इस फिल्म को सिर्फ बनाई नहीं बल्कि इस फिल्म में हो चुके रियल इंसिडेंट्स को खुल के दिखाया गया है। इस फिल्म में केरला के 32,000 गर्ल्स का कन्वर्जन और उन्हें ISI जैसे संगठन में एज अ स्लेव भर्ती करना, ये सब दिखाया गया है। अब ये बातें कितनी सच है और कितनी झूठ, ये फिल्म की स्टोरी में हम समझेंगे। तो फिल्म की शुरुआत होती है शालिनी नाम की एक लड़की से जो कि किसी प्रिजन में है और पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि ऑफिसर्स के पास शालिनी के खिलाफ कुछ ठोस सबूत हैं जिनसे वो टेररिस्ट साबित होती है। शालिनी का नाम शालिनी ना होकर उनके हिसाब से फातिमा है जो कि ISI के लिए काम किया करती है। ये सारे सबूत उसके खिलाफ जाते हैं, इसलिए वो खुद को प्रूफ नहीं कर सकती कि वो इंडिया से है। यहाँ शालिनी उनको बताती है कि ये सब एक ट्रैप है। हजारों लड़कियां ऐसे ही इस ट्रैप में फंस रही हैं और रेगिस्तान में दफन हो जाती हैं और कोई एक ऐसा इनविजिबल रिमोट है जो कि उन्हें कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि वो क्या कर रही हैं उनकी बॉडी पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं शालिनी को जो कि बुर्खा पहने एक आदमी के साथ कहीं ट्रेवल कर रही है। ये गाड़ी में बैठकर हिंदू कुश जाती है जो कि अफगानिस्तान में है। यहाँ कुछ लोग उनसे मिलते हैं। शालिनी के साथ जो लड़का आया है उसका नाम इजाक है। इजाक के साथ ये सभी बातें करते हैं कि हम अपने धर्म को कायम करेंगे हर जगह पे। यहाँ ये लोग बोलते हैं कि उसे शालिनी को लेकर शाहबाद हेरात अफगानिस्तान जाना है जहाँ पे उसे कुछ दिन के लिए वहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इस बीच रास्ते में काफ़ी सारे चेक पोस्ट आएंगे। अमेरिकन बॉर्डर से निकलने के लिए उन्हें कुछ पैसे की मदद से काम हो जाएगा, लेकिन ISI, तालिबानी, हकानी और अलकायदा जैसे लोग ये लोग इन सभी चीज़ों पे बिलीव नहीं रखते। वो यहाँ तक कि अपने भगवान पे भी विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ अपने पे विश्वास करते हैं। तो उनसे थोड़ा सा सावधानी से वहाँ से निकलना पड़ेगा। उधर शालिनी कुछ औरतों से बात करती है उनकी उस जगह के बारे में, तो उसे याद आता है अपना घर केरला। यहाँ हम देखते हैं स्टोरी 2 साल पीछे जाती है जहाँ शालिनी अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रही है। वो काफ़ी खूबसूरत है और प्योर हार्टेड है और उसके दिल में कोई छल कपट या भेदभाव जैसी चीज़ें नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया कैसी है उसे ये भी नहीं मालूम। यहाँ उसके साथ उसकी अम्मा और ग्रैंड अम्मा रहती हैं। यहाँ वो अपनी पढ़ाई ख़त्म कर चुकी है। अब उसे अपने करियर के लिए नर्सिंग की पढ़ाई करनी है, जिसके लिए वो केरला के ही एक कॉलेज में एडमिशन लेती है जो कि उसके गांव से काफ़ी दूर है। इसलिए वो वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में शिफ्ट होती है और यहाँ उसकी मुलाकात होती है उसकी 3 रूममेट से जिनका नाम है गीतांजलि, आसिफा जो कि एक मुस्लिम है और निमा जो कि एक कैथोलिक लड़की है। यहाँ ये चारों मिलकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हैं। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में हम देखते हैं कि कॉलेज का भी हाल कुछ ऐसा ही है। वहाँ भी फ्री टू कश्मीर का नारा लग रहा है। उधर वो अपना लेक्चर लेती हैं। लेक्चर लेते हुए हम देखते हैं कि कुछ लोग उनकी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। इनकी इन फोटोज़ को देखकर 2 आदमी कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ से स्टोरी वापस प्रेजेंट में जाती है जहाँ हम शालिनी को उसी प्रिजन में देख रहे होते हैं जहाँ पे ऑफिसर्स उससे इंट्रोगेट कर रहे होते हैं। यहाँ शालिनी से उसके नाम का प्रूफ मांगते हैं, लेकिन शालिनी के पास कोई पेपर नहीं होता है, इसलिए वो अपना नाम का कोई प्रूफ नहीं देती है। यहाँ वो बताती है स्टोरी कि वो ISI में कैसे आई है। यहाँ से स्टोरी फिर से एक बीच के फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि शालिनी कैसे ISI के हाथ में लगती है। यहाँ शालिनी को हम सुदूर घाटी अफगानिस्तान में देखते हैं जहाँ वो हेरात की तरफ निकलने के लिए तैयारी कर रही है। यहाँ रास्ते में एक धार्मिक संगठन है जो कि एक ट्रक को खुलवाता है जिसमें कई सारी लड़कियाँ होती है। वो उन्हें बाहर निकलवाता है और वो उन्हें ज़बरदस्ती मारता पीटता है। इसके बाद वो उन सभी को गोली मारकर वहीं पर ख़त्म कर देता है। ये सब देखकर शालिनी काफ़ी डर जाती है। वो इजाक के साथ आगे निकलने के लिए निकल जाती है। नाउ ये लोग अफगानिस्तान के शाहबाद पहुँच जाते हैं जहाँ इन दोनों को कुछ दिन रहना है। शालिनी अपनी अम्मा से बात करने के लिए फ़ोन मांगती है, लेकिन उनको जो साथ लेके आया है वो ड्राइवर उसे बताता है कि लड़कियों का फ़ोन चलाना हमारे धर्म में पाप माना जाता है। ये सब सुन के शालिनी को कुछ समझ नहीं आता है। इधर कमरे में आकर इजाक शालिनी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शालिनी पेट से है और ये बच्चा इजाक का नहीं है। इजाक ने इसीलिए उसे शादी की है ताकि शालिनी के बच्चे को बाप का नाम मिले और शालिनी ने भी इसीलिए शादी की है ताकि उसका बच्चा नाजायज़ ना कहलाए। लेकिन इजाक उसकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और वो मानता है कि ये धर्म में लिखा है कि वो उसका पति है तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। शालिनी अपने साथ ये सब होता देखकर काफ़ी दुखी हो जाती है
और यहीं से स्टोरी वापस केरला की तरफ जाती है, यानी जब शालिनी नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। यहाँ शालिनी अपनी तीनों दोस्तों के साथ काफ़ी खुश रहती है। यहाँ हम आसिफा बा को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रही है। उसकी बातों से काफ़ी अजीब लग रहा है कि वो भी किसी न किसी से मिली हुई है। जहाँ वो कॉलेज था, आसिफा बा उसी कॉलेज के आसपास रहती थी, इसलिए उस एरिया के बारे में उसे अच्छे से मालूम था। तो वो जिद करके उन सभी को बीच पे लेके जाती है और बोलती है कि हमारे साथ हमारे 2 लड़के दोस्त भी आएंगे, जिसके लिए वो लोग रेडी हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं अब्दुल और रमीज़ को। रमीज़ एक मेडिकल स्टूडेंट है और अब्दुल अपना कोई बिजनेस करने वाला है। यहाँ ये सारे मिलकर बीच को एंजॉय करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रमीज़ और शालिनी के बीच में थोड़ी सी नज़दीकियाँ आने लगी हैं। इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ये चारों सहेलियाँ मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाती हैं। खाना खाकर वापस रास्ते में आती हैं तो ये सभी मिलकर एक दूसरे के रिलीजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ आसिफा बा अपने रिलीजन के बारे में बताती है कि अगर हम पाप करते हैं तो हमें दोजक की आग में जलाया जाता है। और दोजक की आग एक कुएं में होती है जिसमें काफिरों यानी अल्लाह की बात ना मानने वाले इंसानों को डाला जाता है, और ये आग हमारी दुनिया से 7 टाइम ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आसिफा बा की ये सारी बातें शालिनी को काफ़ी हॉन्ट कर रही होती हैं, क्योंकि वो इन सभी चीज़ों को काफ़ी स्ट्रांगली तरीके से बताती है। आसिफा बा हर वीकेंड पे इन तीनों को अपने घर बुलाया करती है, लेकिन निमाह का घर ज़्यादा दूर नहीं है, ये इसलिए अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन शालिनी और गीतांजलि दोनों उसके घर पे टाइम स्पेंड करती हैं। इसी वजह से वो उन दोनों लड़के अब्दुल और रमीज़ के साथ भी रहती हैं। अब यहीं से कहानी मध्य फ्लैशबैक में जाती है, यानी शाहबाद, जहाँ पे शालिनी और इज़ाक ठहरे हुए हैं। इज़ाक को कोई काम याद आता है, इसलिए वो वहाँ से जाता है और वो शालिनी को बोलता है कि वो अपना ध्यान रखेगी और यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करे। बट शालिनी ऐसा ही करती है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में देखती है कि कुछ लोग एक लड़की को और उसके पति को सज़ा दे रहे हैं। सज़ा के तौर पे उसके पति का सर काट देते हैं और लड़की का हाथ काट देते हैं। यहाँ शालिनी ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। उसके पड़ोस की एक लड़की होती है जिसका नाम शाजिया है। वो उसे वहाँ से बचा के बाहर लाती है और वो उसे बताती है कि उस लड़की का हाथ इसलिए काटा गया है क्योंकि उसने लिपस्टिक लगाई थी और ऐसा करना शरिया के हराम में आता है, इसलिए उसका हाथ काटा गया था। ये बात सुनकर शालिनी अपने भगवान को याद करने लगती है। इसके बाद कहानी वापस इस फ्लैशबैक से पिछले फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं आसिफा का राज खुल जाता है। वो उन लोगों के साथ मिलकर इन तीनों को बेवकूफ़ बना रही है और अपने धर्म की बातें कर करके उनका माइंड वॉश कर रही है, ताकि वो उसके धर्म में आ जाएं और उसके कहे पे चलें। यहाँ हम देखते हैं कि आसिफा को उसके उस संगठन के हेड पर्सन एक दवाई देते हैं। वो बताते हैं कि ये दवाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। जब तुम्हें अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए कोई परेशानी आएगी, किसी आदमी को हटाना होगा रास्ते से, तो ये तुम्हें हिम्मत देगी। इधर वीकेंड की छुट्टी खत्म होने के बाद गीतांजलि, शालिनी और निमा तीनों एक मॉल में मिलती हैं। यहाँ मॉल में ये तीनों शॉपिंग करते हैं। उधर आसिफा कुछ लोगों को फ़ोन करके उनके पीछे भेज देती है। यहाँ ये लड़के इन तीनों के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। मॉल में उनके कपड़े फाड़ देते हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ एक मुसलमान औरत अपना दुपट्टा देती है उनके कपड़ों को ढकने के लिए। ये सारे इंसिडेंट के बारे में जब आशिफा को पता चलता है तो उसे मौका मिल जाता है फिर से उन दोनों का ब्रेन वॉश करने के लिए। वो उनसे बोलती है कि इसीलिए हमारा धर्म बेस्ट है, क्योंकि हम हिजाब पहनते हैं जिससे हमारा बॉडी ढका होता है, और आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ कि किसी हिजाब वाली लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती कर सके। इनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, इसके बारे में अब्दुल और रमीज़ को पता चलता है। ये दोनों बोलते हैं कि अगर हम होते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बात सुन के उन दोनों को प्रोटेक्टिव फील होता है। धीरे धीरे करके वो दोनों उन दोनों के प्यार में धीरे धीरे डूबने लगती हैं। उधर आसिफा कोशिश करती है कि निमा को भी वो अपने चंगुल में फंसा सके, लेकिन निमा उसके बातों में बिल्कुल नहीं आती है। उनके इस घटना को ओवरकम करने के लिए अब्दुल और रमीज़ उन दोनों को एक मेडिसिन देते हैं। एक्चुअल में ये एक ड्रग्स होता है ताकि उन्हें धीरे धीरे आदत लग जाए। ये दोनों स्ट्रेस से कम होने के लिए वो मेडिसिन ले लेते हैं। अब यहाँ धीरे धीरे गीतांजलि और शालिनी दोनों इस्लाम धर्म में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, जैसे इस्लामिक किताबें पढ़ना, उसकी कथाएं सुनना और हिजाब पहनना।
अब धीरे धीरे करके ये दोनों अब्दुल और रमीज़ के जाल में भी फंसने लगती हैं। वो दोनों उन दोनों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगती हैं, क्योंकि उन दोनों ने बोला था कि अल्लाह के सामने अगर कबूल करके किया जाए तो सब कुछ पुण्य होता है। इसलिए वो दोनों उनकी बातों में आ जाती हैं। अब यहीं से स्टोरी वापस प्रेजेंट में जाती है, जहां शालिनी ऑफिसर्स को बताती है उस ड्रग्स के बारे में, जो ड्रग्स अब्दुल और रमीज़ उन्हें दिया करते थे। यहाँ स्टोरी वापस मध्य फ्लैशबैक में जाती है, जहां शालिनी एक बच्चे को जन्म देती है। शालिनी अपने बच्चे के बारे में बताने के लिए अपनी माँ को कॉल करना चाहती है, तो वो शाजिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एक कॉल करवा दे, लेकिन शाजिया साफ साफ ना कह देती है। फिर शालिनी के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद शाजिया उसे एक औरत के घर लेके जाती है, जिसका नाम नाजिया है। नाजिया जब जानती है कि वो उससे फ़ोन पे बात करना चाहती है, तो वो साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि हमारे फ़ोन अमेरिकन टैप कर रहे हैं और हमारे ठिकाने के बारे में उन्हें पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए वो उसे सिर्फ एक वॉइस मैसेज करने की इजाज़त देती है। यहाँ शालिनी अपनी सारी प्रॉब्लम उस वॉइस मैसेज में अपनी माँ को सेंड कर देती है। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है और नाजिया को फ़ोन देखकर उसे मार देता है। ये देखकर शालिनी काफ़ी डर जाती है। अब यहीं से कहानी वापस केरला की तरफ जाती है, जहाँ हम देखते हैं आसिफा इंडियन गॉड के बारे में बात करती है। वो कहती है कि ये हेल्पलेस है, ये खुद की मदद नहीं कर सकते हैं तो तुम्हारी मदद क्या करेंगे। ये सारी बातें गीतांजलि और शालिनी को ठीक लगती हैं, इसलिए शालिनी और गीतांजलि दोनों अपने अपने घर पहुंचती हैं हिजाब पहन के। ये देखकर उनके फादर और शालिनी की मॉम चौंक जाती है। कुछ दिनों बाद ये दोनों वापस कॉलेज की तरफ आती है, जहां इन्हें पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है, लेकिन रमीज़ उससे शादी करने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि शालिनी हिंदू है और उसके फादर चाहते हैं कि कोई मुस्लिम लड़की से ही वो शादी करे। नाव यहाँ आसिफा अपना जाल बिछाती है। वो शालिनी को फंसाने के लिए बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, शालिनी इस्लाम धर्म कबूल कर लेगी, जिससे वो अपने प्यार को भी पा जाएगी और अपनी इज्जत भी बचा लेगी, क्योंकि वैसे भी वो अब धीरे धीरे इस्लामिक हो ही चुकी है। इस्लामिक बुक पढ़ती है, हिजाब पहनती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शालिनी अपनी प्रेगनेंसी की वजह से उसकी बात मान जाती है और वो इस्लामिक धर्म कबूल कर लेती है। यहाँ देखती है कि कुछ और लड़कियाँ भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, क्योंकि वो अपने लव को पाना चाहती हैं और इसीलिए वो सभी इस्लामिक धर्म अपना रही हैं। इधर गीतांजलि के पेरेंट्स को पता चलता है कि वो इस्लामिक धर्म अपना चुकी है, तो उसके डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। इस वजह से उसकी मॉम उसे बोलती हैं कि तुमने अपना धर्म अपना लिया है तो अपने गहने आके ले जाओ। ये बात वो आसिफा को बताती तो आसिफा कहती है कि काफिरों का कुछ भी लेना शरिया में हराम माना जाता है, और अगर तुम्हें अपनी चीज़ वापस चाहिए उस काफिर से तो तुम्हें उसके ऊपर थूकना होगा। गीतांजलि ये बात सुनकर सीधे अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ वो बोलती है कि जो भी हो रहा है वो उनके कर्म है, और वो अपने डैड के माथे पे थूक कर वहाँ से चली आती है। ये सब देखकर उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आता है। वो टूट जाती हैं अपनी बेटी का इस तरह का बर्ताव देख के। नाव गीतांजलि पूरी तरीके से इस्लामिक धर्म अपना चुकी है, वो काफ़ी बोल्ड हो चुकी है। वो अब्दुल से बात करती है और उसे अपने न्यूड्स पिक भेजती है, क्योंकि अब्दुल उसे आगे के लिए सेव करके रखना चाहता था, क्योंकि रमीज़ ने शालिनी को प्रेग्नेंट करके अपना काम कर दिया है। अब शालिनी के पास एक ही रास्ता है, जैसा इस्लामिक धर्म चाहेगा वो ऐसा करेगी, लेकिन अभी तक अब्दुल ने अपना ये काम नहीं किया, इसलिए वो इस न्यूड पिक के जरिए गीतांजलि से अपना काम करवाएगा। उधर शालिनी की शादी का डेट पास आ जाता है। शालिनी को पता चलता है कि रमीज़ भाग गया है, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते कि वो शालिनी से शादी करे। शालिनी को यहाँ कुछ समझ नहीं आता है, तो मौलवी उसे एक रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें एक भले आदमी इजाक से शादी करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह की राह पे चलने के लिए तुम्हें उसके साथ सीरिया जाना होगा। शालिनी अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए और अपनी लाइफ ठीक करने के लिए इजाक से शादी कर लेती है। यहाँ शालिनी को शादी करते देख उसकी अम्मा काफ़ी घबरा जाती हैं। वो उसे बोलती हैं कि वो उसके पति को अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन वो घर चले, लेकिन यहाँ शालिनी उसके साथ नहीं जाती है। उधर दूसरी तरफ गीतांजलि के ऊपर अब्दुल प्रेशर कर रहा होता है कि वो उसे शादी करे, लेकिन वो साफ साफ ना कह देती है। यहाँ अब्दुल गीतांजलि को धमकी देता है कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो उसके न्यूड पिक्स वायरल कर देगा। ये सब जानकर वो समझ जाती है कि ये एक ट्रैप है लड़कियों को फंसाने के लिए।
यहाँ वो हॉस्टल छोड़ के अपने माँ बाप के साथ वापस रहने लगती है और अपने पिता से माफ़ी मांग लेती है। लेकिन तभी एक दिन न्यूज़ में देखती है कि उसके पिक्स वायरल हो चुके हैं। इस वजह से गीतांजलि को काफ़ी शर्म आती है और वो खुद को जान से मारकर ख़त्म कर देती है। इधर कहानी वापस मध्य फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि शालिनी अकेली शाहबाद में है। यहाँ दो लोग आते हैं बंदूक लेकर और वो बताते हैं कि इज़ाक शहीद हो चुका है। ये सुनकर शालिनी हक्की बक्की रह जाती है। वो दोनों पकड़कर उसे कहीं दूर लेके जाते हैं। कहानी वापस केरला की तरफ आती है, जहाँ हम देखते हैं कि शादी के बाद शालिनी का सब कुछ तय हो चुका है कि वो सीरिया जाने वाली। उसके पासपोर्ट और नकली नाम की आईडी सब कुछ तैयार हो चुका है। शालिनी इंडिया से होते हुए श्रीलंका, फिर श्रीलंका से होते हुए सीधे सीरिया पहुंचेगी। यहाँ श्रीलंका में उसे कॉल आता है निमाह का। निमाह उसे एक सच्चाई बताती है। वो बताती है कि ये सब एक ट्रैप है। वो बताती है कि रमीज भागकर कहीं नहीं गया है, वो यहीं पे है और अब वो दूसरी लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सारी सच्चाई पता करने के लिए मैं उसी के साथ थी। उसने मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर मेरे साथ कई दिनों तक गलत काम किया। और वो बताती है कि गीतांजलि ने फांसी लगाकर खुद को खत्म कर दिया। क्योंकि ये बात शालिनी को नहीं पता था, आसिफा उससे सारी बातें छुपाया करती थी। ये सारी बात जान के शालिनी दंग रह जाती है। वो फ़ोन कट कर देती है और जाकर इज़ाक के गले लगा लेती है। यहाँ हमें लगता है कि शालिनी की आंखें खुल गई, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके आंखों पे धर्म का पट्टा ऐसा चढ़ा हुआ था, उसका माइंड ऐसा वॉश किया गया था कि उसे ये सब लगता है कि ये उनके कर्म है जो उनके साथ हो रहे हैं। और वो इन सभी चीज़ों से बच गई है, इसलिए अपने पति के साथ अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए सीरिया जा रही है, इसलिए वो खुश है। उधर निमाह केरला के पुलिस स्टेशन जाती है। वो उन सभी को वो सारी चीज़ें सच्चाई बताती है, लेकिन केरला की पुलिस उसकी बात नहीं मानती क्योंकि निमाह के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। लेकिन वो उसे विश्वास दिलाती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो कार्रवाई जरूर करेगी। निमाह के साथ गीतांजलि के और शालिनी के पेरेंट्स भी होते हैं। उधर कहानी वापस मध्य फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर वो दोनों टेररिस्ट शालिनी को लेकर वहाँ से जाते हैं कहीं। यहाँ वो उसके बच्चे को छीन लेते हैं और वो शालिनी को एक कैंप में डाल देते हैं, जहाँ पे उसके जैसी और औरतें हैं। यहाँ शालिनी के साथ फिर से एक बार गलत काम होता है, जिसे सहकर शालिनी वापस खड़ी होती है और वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। यहाँ वो अपने साथ कुछ लड़कियों को भी लेके जाती है, लेकिन एक एक करके वो लड़कियाँ गोली का शिकार हो जाती हैं। शालिनी कैसे भी करके दूसरी तरफ भाग जाती है और थक कर वहीं पर गिर जाती है। तभी यहाँ पर सीरिया के पुलिस ऑफिसर्स का एक हेलीकॉप्टर आता है। वो अपने ड्रोन को नीचे करके देखते हैं तो शालिनी बेहोश पड़ी होती है। वो उसे उठाकर सीरिया के जेल में लेके जाते हैं, जहां हम शालिनी का स्टार्टिंग का वही इंट्रोगेशन वाला सीन देखते हैं, जहां उसके पास अपने नाम का कोई सबूत ना होने की वजह से वो एक टेररिस्ट घोषित की गई है। यहाँ शालिनी उन सभी से बताती है कि ऐसे ही 32,000 गर्ल्स ऐसे ही कन्वर्जन की जाती हैं और उन्हें फिर केरला से लेकर श्रीलंका, फिर सीरिया, अफगानिस्तान, न जाने किन किन संगठनों ISI, अलकायदा, इन सभी को बेच दी जाती है। यहाँ पुलिस शालिनी की बात का विश्वास करना चाहती है, लेकिन शालिनी के पास सबूत नहीं है, इसलिए वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। यहाँ शालिनी उनसे बोलती है कि मुझे अपनी अम्मा से इंडिया में बात करना है। यहाँ शालिनी अपनी अम्मा से बात करती है और उनसे बोलती है कि वो वापस ज़रूर आएगी और सब कुछ ठीक कर देगी। और यहीं पे इस मूवी की ये स्टोरी खत्म हो जाती है। सो आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।